डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने सेल बायोलॉजी लेक्चर के अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है न्यूक्लियस और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो न्यूक्लियस एक्चुअली होता क्या है? सेल के मध्य में, सेल है अगर कोई, उसके मध्य में एक कर्नेल शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। यह न्यूक्लियस जो है वो 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने, इस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। लगभग सभी जीवित कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि पौधों का सीव ट्यूब जो कि जाइलम की कोशिकाएं बनाता है, उसमें से सीव ट्यूब्स, और हमारा लाल रक्त कणिका, इन दोनों में जो है वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। शेष सभी जो जीवित यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उन सब में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। हमने इससे पहले साइटोप्लाज्म में पढ़ा था, उसमें ऑर्गेनेल्स के बारे में भी जाना था। तो हम ये ध्यान रखें कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है, या कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल कौन सा है? न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, उसमें इस तरीके का न्यूक्लियस, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। उसके बदले में एक जो है वो क्रोमेटिन का ऐसा एक सर्कुलर सा ले पाया जाता है, और इसमें उस तरीके से जो है वो प्रोटीन अच्छे से नहीं पाए जाते जिस तरीके से हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो हम लोगों को ध्यान रखने की बात यह है कि प्रोकैरियोट्स में जो है वो न्यूक्लियस की जगह क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड्स। और ये न्यूक्लियोइड्स जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन टाइप के प्रोटीन, मतलब हमारे जो होंगे वो डीएनए प्लस हिस्टोन टाइप के प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। हमारा जो न्यूक्लियस है या कोशिका का जो न्यूक्लियस है, उसमें डीएनए होता है जिसको हम लोग जीनोम भी कहते हैं, डीएनए और पूरा पूरा जीनोम। उसके अलावा जो आरएनए की सिंथेसिस करने के लिए जितने भी प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, जो भी मशीनरी रिक्वायर्ड होती है वो, उसके अलावा एक फाइब्रस मैट्रिक्स भी होता है। तो ये तीन चीज़ों से जो है वो न्यूक्लियस मिलके बना हुआ होता है: डीएनए, जीनोम, आरएनए को सिंथेसिस करने की मशीनरी, और फाइब्रस मैट्रिक्स। ये तीन चीज़ें न्यूक्लियस को बनाती हैं। ठीक है, इसको डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन 1833 में। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसकी संरचना को चित्र के माध्यम से समझें, तो अब देखिए, ये जो है वो कोशिका, और कोशिका के मध्य में ये जो पूरा जो नीला वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यही है अपना न्यूक्लियस। इधर कहीं पे होगी कोशिका, ठीक है, इधर कहीं होगी कोशिका, और मध्य में है अपना न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में ये जो ऊपर का हिस्सा होगा, अगर हम लोग इसका एक कार्ड देख लें, तो ये जो है आपको एक कार्ड के फॉर्म में दिख रहा है। इस वाले डायग्राम में एक कार्ड दिख रहा है। तो आप ये वाला एरिया को समझिए कि न्यूक्लियस की बाउंड्री है, और ये जो नीले कलर का आप देख पा रहे हैं, यही है अपना क्रोमेटिन या जेनेटिक मटेरियल जिसको कहते हैं। जो ये आप दो लेयर देख पा रहे हैं, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बाहर भी एक मेम्ब्रेन है, अंदर भी एक मेम्ब्रेन है, ये आप क्लियरली देख पा रहे हैं। इसके बीच में एक जो है वो छेद जैसी कोई चीज़ पाई जा रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये जो आप इसमें इस चित्र में कुछ रेड कलर के जो है वो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, रेड कलर की जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये इस तरीके से रेड कलर की जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, और कुछ जगहों पे ये नीले कलर का जो तंतु जैसा दिख रहा है, ये जो है वो पतला सा है, तो उसको बोलेंगे यूक्रोमेटिन, और जहाँ जहाँ पे मोटा है वो है हेट्रोक्रोमेटिन। तो न्यूक्लियस की संरचना में ये जो है वो मोटे मोटे इतनी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन इनका अध्ययन जब करते हैं तो कुछ मुख्य बिंदुओं पर अध्ययन करते हैं। जैसे अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को देखें, तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होगा न्यूक्लियर एनवेलप, यानी ये वाले जो दो मेम्ब्रेन टाइप की चीज़ें दिख रही हैं वो। न्यूक्लियर पोर, ये जो पोर दिख रहा है वो। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ लिक्विड तो होगा ही जिसमें जो है वो क्रोमेटिन डूबा हुआ है, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर न्यूक्लियोलस, यहाँ पर एक जो है वो कंडेंस बॉडी जैसी होती है, जैसे ये है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और अंत में ये क्रोमेटिन। और फिर इन सब का जो है वो अलग अलग क्या कार्य है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैं बोला, न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियस, मान लो ये कोशिका, अगर इस तरीके से कोशिका होती तो सेल यहाँ पे जो है अपना जो है वो साइटोसोल है, और ये यहाँ से चालू होता है अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग देख पा रहे हैं कैसा है?
डबल लेयर है, ठीक है, तो बाई लेयर होता है, ठीक है। न्यूक्लियर लेयर कैसा होता है, बाई लेयर होता है। और ये न्यूक्लियस को पूरा पूरा क्या कर पा रहा है, डिफाइन, कि एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक एरिया तक क्या है, कहाँ से कहाँ तक अपना न्यूक्लियर है, यानी न्यूक्लियर कंपार्टमेंट कहाँ तक है। न्यूक्लियस जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से कब दिखता है, प्रोफेज या इंटरफेज वाले जो स्थिति है उसमें हमारे जो ये क्रोमेटिन होते हैं वो बहुत स्पष्ट नज़र आते हैं। तो उसको डिफाइन कौन करता है, अपना न्यूक्लियर कंपार्टमेंट कौन डिफाइन करता है, अपना न्यूक्लियर एनवेलप। और हम लोगों ने पाया ही कि डबल मेम्ब्रेन बना होता है और मेम्ब्रेन लगभग 5 से 10 नैनोमीटर मोटाई का होता है। बीच बीच में बहुत सारे ये आप देख सकते हैं कि ये पोर जैसी चीज़ें जो होती है वो पाई जा रही हैं, ठीक है, पोर्स जो हैं वो पाई जा रही हैं। इन पोर्स के माध्यम से आरएनए और कुछ केमिकल्स जो है वो को न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस से बाहर आ जा सकते हैं। लेकिन डीएनए जैसे जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वो न्यूक्लियस में प्रवेश या न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो डीएनए का मूवमेंट नहीं होता, आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट अक्रॉस न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, यानी बड़े मॉलिक्यूल प्रोटीन के जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वो अपने आप में इस पोर्स से जो है वो नहीं जा पाते, ठीक है। उनको पार कराने के लिए कुछ विशिष्ट कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो कि मदद करते हैं। इस तरीके से कैरियर प्रोटीन, इस कैरियर प्रोटीन में वो मॉलिक्यूल जो है वो किसी तरीके से अटैच होगा और एनर्जी जीटीपी या एटीपी की एनर्जी लेके फिर अंदर और बाहर इनका जो है वो मूवमेंट होता है। तो लार्ज मॉलिक्यूल के जो है वो अंदर और बाहर मूवमेंट के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एनर्जी की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, किसकी सहायता से, कैरियर प्रोटीन के लिए। ध्यान रखें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एनर्जी की सहायता से जो है वो कोई कैरियर प्रोटीन जो है वो इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा या आगे बढ़ाएगा। दोनों मेम्ब्रेन आप देखिए, ये जो दोनों मेम्ब्रेन हैं इसके बीच में एक जगह पाई जा रही है, ठीक है, ये जगह पाई जा रही है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये जो है 10 से 15 नैनोमीटर वाइड होता है, इसमें कुछ लिक्विड जैसी संरचना जो है वो भरी हुई होती है। और ये आगे अगर हम लोग इससे पहले वाला डायग्राम देखें यहाँ पर, तो आप देख पाएंगे इस डायग्राम में, ऊपर के डायग्राम में, ये जो हम लोगों का जो डबल मेम्ब्रेन है, ये जो आप नीले इस तरीके का कुछ ये है हम लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये डबल मेम्ब्रेन जो निकलता है वो जा करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में क्या हो जाता है, कंटिन्यू। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में आगे कोशिका में कंटिन्यू किया हुआ होता है, ठीक है। और इस वाले जो स्ट्रक्चर है इसमें जो है वो कई सारे जो होता है वो फाइबर, जो क्रिस्टलाइन डिपॉजिट, लिपिड ड्रॉपलेट या फिर बहुत सारे दूसरे इलेक्ट्रोकंडेंस मटेरियल इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये थी अपने पेरी न्यूक्लियर स्पेस की बात, जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद होता है। अब देखिए न्यूक्लियर पोर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी शेप जो है वो जनरली सर्कुलर होती है, जिसका डायमीटर 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के आसपास होगा। ऐसा माना जाता था कि ये फाइब्रिलर यानी फाइब्रस मटेरियल से बना हुआ होता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह जो फाइब्रस टाइप के मटेरियल होंगे, प्रोटीन फाइबर, उनसे मिलके बना हुआ होता है। और दोनों ही पोर के बीच में, अगर ये गोला है तो यहाँ पे ढेर सारे जो है वो फाइबर लगे हुए होंगे जो इसको जो है प्रॉपरली जो है वो मूवमेंट को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है या बाहर पा रहा है। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता लगा कि ये इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे जो है वो प्रोटीन इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए अब इसको सिर्फ न्यूक्लियर पोर नहीं करते, बल्कि इस पूरी संरचना का नाम क्या पड़ गया है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो सिर्फ न्यूक्लियर पोर नहीं कहते हैं, अब इसको बोल देते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, प्रोटीन के खासकर। तो मॉलिकुलर वेट इसका 50 से 100 मिलियन डाल्टन के आसपास है और 8 फोल्ड या ऑक्टागन सिमेट्री में होता है। जैसे हम लोग पहले कह रहे थे कि सर्कुलर है, तो सर्कुलर एग्जैक्टली नहीं है, बल्कि कैसा है, ऑक्टागन, इस तरीके से, ठीक है, ऑक्टागन ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 और 7 8 ऑक्टागन शेप में कुछ इस तरीके से मौजूद होगा। जो पूरा पूरा न्यूक्लियस था अपना, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसमें अगर बॉल की तरह ले लें और उसमें ढेर सारे जो छेद होंगे, तो 5 से 15% तक का पूरा जो एरिया है किससे बना हुआ है, न्यूक्लियर पोर से बना हुआ है, ठीक है।
और ये रैंडमली कभी कभी जो है वो किस कोशिका के हिसाब से रैंडमली हो सकते हैं, या फिर जो होता है वो किसी अरेंजमेंट में जो है वो अरेंज हो सकते हैं। मतलब इसका जो है वो डिपेंडिंग ऑन कोशिका इसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये थे न्यूक्लियर पोर। अगली चीज़ है अपना न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस को छोड़ दें तो एक लिक्विड जैसी संरचना होगी, जैसे अपना साइटोसोल में हुआ करता था। तो उस लिक्विड में हम लोगों को समझ में ही आता है कि बहुत सारे केमिकल्स होंगे, कुछ आयन्स होंगे, कुछ छोटे मोटे प्रोटीन्स होंगे, कुछ दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये एक तरीके का ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। सेमी सॉलिड है, थोड़ा ग्रैन्युलर है और स्लाइटली कैसा है, एसिडोफिलिक। ठीक है, एसिडोफिलिक। तो ये जो है वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म बनाने का काम करता है। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में देखिए अपना न्यूक्लियोलस इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में है, और जो क्रोमेटिन वगैरह है वो भी इसी में सस्पेंडेड है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन किस में सस्पेंडेड है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। जैसे साइटोप्लाज्म में साइटोसोल में कौन कौन से सस्पेंडेड थे, अपने ऑर्गेनेल्स और इंक्लूजन बॉन्डिंग। तो न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन किस में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और ओवरऑल न्यूक्लियस किस में, साइटोसोल में। ठीक है, और जो ये न्यूक्लिक एसिड जो इसमें पाए जा रहे हैं वो किस तरीके होते हैं, डीएनए या आरएनए प्रकार के। यही दो होते हैं मुख्यतः कोशिकाओं में। तो ये न्यूक्लियस में पाए जाएंगे क्योंकि आरएनए वहाँ पे बन रहा है और डीएनए वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के रूप में उपस्थित है, तो इसलिए यही दो चीज़ें जो है वहाँ पे मौजूद होती है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी रखता है जो अलग अलग तरीके के काम कर सके, जैसे अपना न्यूक्लियोप्रोटेमीन्स, न्यूक्लियोहिस्टोन्स, ताकि जो है वो डीएनए को पैक कर सकें। भाई अब डीएनए इतना लंबा है तो इसको फोल्ड करके पैक तो करना ही पड़ेगा ना, तो ये पैकिंग कौन करेगा, कोई ना कोई प्रोटीन जो है इस पैकिंग में हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन जो है वो एसिडिक प्रोटीन भी इसमें काम में आते हैं, जैसे कि अपने फॉस्फोप्रोटीन। और हमारा ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, हम समझ रहे हैं बहुत सारी इसमें गतिविधि चल रही है, जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का डुप्लीकेशन वहाँ चल रहा है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया वहाँ पे चल रही है। तो इवन राइबोसोम बनने की प्रक्रिया भी जो है वो न्यूक्लियस में चलती है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो उनसे संबंधित जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में। वो फैक्टर्स कौन, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एनएडी सिंथेसिस, जो भी अपने न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सारे कहाँ पे मौजूद होंगे, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में। इसके अलावा इन सब एंजाइम्स को जो है वो सहायता करने के लिए हम लोगों को पता ही है कि कुछ जो है वो कोएंजाइम्स मतलब छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कोफैक्टर्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, यानी कुछ आयंस वगैरह की। वो सब भी कहाँ पे मौजूद होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में, ताकि इन जो एंजाइम्स है इसके फंक्शन को क्या कर सकें, रेगुलेट कर सकें या नॉर्मल फंक्शन को जो है चलाने में मदद कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वही सारे एक तो बैलेंस बनाने के लिए, सॉल्ट बैलेंस बनाने के लिए, प्लस एंजाइम की एक्टिविटी को प्रॉपर रखने के लिए, पीएच बैलेंस बनाने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये था अपना न्यूक्लियोप्लाज्म। अब उस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या सस्पेंडेड था, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन यही है अपना डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जो पैक होता है, मतलब इस तरीके से प्रोटीन होंगे, प्रोटीन। हालांकि ये कम्प्लीटली जो है वो डिफरेंट टॉपिक है कि डीएनए का पैकिंग कैसा होता है, लेकिन डीएनए जो है वो हिस्टोन, 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स के थ्रू जो है वो पैक हुआ रहता है। मतलब एक हिस्टोन प्रोटीन और इसके चारों तरफ जो है वो डीएनए इस तरीके से रैप होगा, फिर एक और हिस्टोन के 4 मॉलिक्यूल का एक गेंद जैसा संरचना, फिर ऐसा जो है वो पैकिंग होता है। आप चाहें तो इसको न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमोजोम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, पर इस चैप्टर से उसका रिलेशन नहीं है। क्रोमोजोम की संरचना से उसका रिलेशन है, और उसके लिए आप पढ़ सकते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, न्यूक्लियोसोम। ठीक, इस मॉडल को आप पढ़िए तो इससे जो है वो समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं क्रोमैटिन। तो हम लोगों ने देख लिया डीएनए और प्रोटीन। डीएनए जो प्रोटीन के चारों तरफ जो है वो रैप किया हुआ है, प्रोटीन कौन सा वाला, हिस्टोन। ठीक है, हिस्टोन। और हिस्टोन में भी अगर आप ये मॉडल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 4 अलग प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन एक गेंद जैसी संरचना बनाते हैं, और उसके बाद में एक और हिस्टोन प्रोटीन 2 गेंद जैसी संरचना को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और ये छोटा सा बनाएगा, और इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है
हेट्रोक्रोमेटिन। तो हम लोगों ने अपने स्ट्रक्चर में देखा था, जो हम लोगों ने एक फिगर देखा था उसमें हमने देखा कि ऐसा जो है वो न्यूक्लियस है, तो इसके किसी हिस्से में तो इस तरीके से जो है वो पतला पतला सा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर था, और किसी किसी हिस्से में क्या हुआ कि कुछ मोटा सा स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा जो है वो मोटा टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके के जो मोटे टाइप के जो क्रोमेटिन होते हैं दे आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन, और जो ये पतला ग्रीन जो पतला होगा ऐसा सिंगल थ्रेड टाइप का, इसको हम लोग बोलते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन इसलिए पतले दिखते हैं क्योंकि वो उतने क्लोज पैक नहीं होंगे, ये थोड़ा सा ऐसा और उसके बाद ये खुला होगा ऐसा, फिर थोड़ा खुला होगा, इस तरीके से खुला हुआ पैकिंग है। जबकि अगर आप हेट्रोक्रोमेटिन को देखें तो यहाँ पे गोल बना, फिर यहीं पे जो है फिर दोबारा पैकिंग, यहीं पे दोबारा पैकिंग, मतलब बहुत टाइटली क्या हो गई, पैकिंग हो गई है डीएनए की। तो ये पैकिंग क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइट है, तो इसलिए ये क्या होगा, एक मतलब मोटे से रीजन की तरह दिखाई देगा। ठीक है, ये जो है थोड़ा ओपन सिरा है। ठीक है, तो ये जो है वो थोड़ा नॉर्मल टाइप का है, ये जो है वो टाइटली जो है वो फोल्डेड है, और हाईली जो है वो क्या है, कंडेंस है। अब हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखने की है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलनी है, जैसे डीएनए से आरएनए बनाना है, तो आरएनए हम लोग कब बना सकते हैं, जब डीएनए थोड़ा सा खुला हुआ हो। तो एक्टिव कौन सा वाला पार्ट होगा, जो कि डीएनए से आरएनए बना रहा हो या दूसरा कोई फंक्शन करवा रहा हो, तो कौन सा वाला एक्टिव होगा, ये यू क्रोमेटिन वाला हिस्सा। ठीक है, यू क्रोमेटिन वाला हिस्सा, ये जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा, एक्टिव होगा, जबकि जो दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन वाला हिस्सा है वो जो है उतने अच्छे से नहीं जो है वो एक्टिव नहीं रहेगा। इसके अलावा इसका भी कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन चलता रहता है, मतलब कभी जो है थोड़ा मोटा हो गया, फिर पतला, मोटा पतला, मतलब जब एक्टिव होना होगा बिल्कुल थ्रेड खुल जाएगा, लेकिन जैसे ही कुछ काम नहीं रहेगा, अभी उतना एक्टिव नहीं है, तो क्या रहेगा, थोड़ा सा मोटा कंडेंस टाइप का, क्योंकि उतने छोटे से न्यूक्लियस में इतने बड़े डीएनए मॉलिक्यूल को किसी तरीके से पैक करके रखना है। ठीक है, ये हम लोग को समझ में आया कि हाईली कंडेंस्ड है और सेल साइकिल में पूरा पूरा इस तरीके से रहता है, और सेंट्रोमियर टीलोमियर के हिस्से में जो है वो हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आप लोग देखिए। ठीक है, जो समझाने की चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे समझा दी हैं। अंतिम चीज़ है न्यूक्लियोलस। तो ये अगर हम लोगों का न्यूक्लियस था और यहाँ अपने थ्रेड, तो यहाँ पे एक जो है वो बॉल जैसा एमॉर्फस बॉडी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो ये कोलॉइडल और एसिडोफिलिक बॉडी है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य काम है राइबोसोम का निर्माण या राइबोसोम की असेंबली। तो राइबोसोम की असेंबली हो रही है, मतलब राइबोसोम से संबंधित जितने भी आरएनए होते होंगे, आपको ध्यान होगा 18N आरएनए, 55 पॉइंट और ये 20S आरआरएनए। तो आपको ये तो पता ही होगा कि अगर 80S है आरआरएनए तो किस में खुलता है, हाँ किस में खुलता है, आपका ये होमवर्क हुआ। तो एक लार्ज फ्रेगमेंट में खुलता है और एक छोटा फ्रेगमेंट, तो छोटा तो दे ही दिया है 18S, इसका क्या होता है 60 है, 60S। ठीक, और फर्दर जो है वो इस 60 और 18, और ये वाला फर्दर फिर जो है 28, 5.8 और 5 इतने में जो है, या 5.2 इसमें जो है वो खुलेगा, डिपेंडिंग ऑन की ऑर्गेनिज्म। तो आप देखिए ये जो छोटे छोटे आरआरएनए हैं, मतलब यहाँ पे क्या क्या सिंथेसिस हो रहा है, आरआरएनए, राइबोसोम की असेंबली जहाँ हो रही है, किस चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, आरआरएनए की। आरआरएनए में भी ये 3 टाइप के, जो 5S आरआरएनए है इसका सिंथेसिस वहाँ पे नहीं होता, ये विशिष्ट बात है, इसको जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या आता है, इसकी संख्या सामान्यतः 1 या 2, किस तरीके का स्पीसीज या किस तरीके की कोशिका है उसके हिसाब से उसकी संख्या हो सकती है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्रोमोसोम ध्यान हो तो क्रोमोसोम में कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का। ये वाला हो गया अपना सेंट्रोमियर वाला हिस्सा, और इधर होता है कुछ टीलोमियर। ये टीलोमियर के ठीक पहले एक छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्शन जैसा कुछ होता है, मतलब एक छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियोलस सामान्यतः पाए जाते हैं, और ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो सभी क्रोमोसोम में नहीं पाया जाता, इसलिए इस तरीके के क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम। और इन्हीं से जो है वो जुड़ा हुआ होता है अपना न्यूक्लियस, और क्या काम करता है वो तो अपने को समझ में आ गया। इसके अलावा
न्यूक्लियोलस में कुछ एंजाइम्स भी होंगे, जैसे एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज, NAD+ सिंथेसाइजिंग एंजाइम, जो कुछ चीज़ों का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना न्यूक्लियस। और अंतिम में हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस का काम क्या क्या है। तो एक चीज़ तो हम लोग को समझ में आए कि क्योंकि इसमें क्रोमेटिन है, तो हेरिडेटरी मटेरियल जो भी हमारा DNA है वो कहाँ पे रहेगा, न्यूक्लियस में। तो उसका स्टोरेज करने का काम कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, जो प्रोटीन्स हैं, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन इन RNA, ये भी कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस में। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का साइट कौन सा है, न्यूक्लियस। मैसेंजर RNA कहाँ बनता है, न्यूक्लियस। या ऑलमोस्ट सभी प्रकार के RNA कहाँ पे बनते हैं, न्यूक्लियस। जो भी हेरेडेटरी मॉलिक्यूल हैं, DNA, RNA, न्यूक्लियस या कोशिका, मतलब जो भी RNA बना न्यूक्लियस में बना और यहाँ से कहाँ गया, कोशिका में गया, तो वो कहाँ पे बन रहा है सारा चीज़, न्यूक्लियस में। तो एक्सचेंज मीडियम भी क्या हुआ, न्यूक्लियस। सेल डिवीजन में एक्टिव कौन सा होगा, न्यूक्लियस। पहले जो है वो न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता है। ठीक है, क्रोमेटिन क्रोमोजोम में अरेंज भी कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। राइबोसोम का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस, या ज़्यादा प्रिसाइसली बोलें तो न्यूक्लियोलस। जो ट्रांसपोर्टेशन है सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स का एनर्जी के माध्यम से, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, किसके माध्यम से होता है, न्यूक्लियोपोर के माध्यम से। तो ये कुछ जो है वो फंक्शंस हम लोगों को ध्यान रखने हैं। खास ये है कि हेरिडिटरी मटेरियल का स्टोरेज करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, राइबोसोम को बनाता है, सभी प्रकार के RNA को सिंथेसिस करता है। तो ये कुछ जो है वो खास प्रकार के जो है वो फंक्शन है जिसको हम लोगों को ध्यान रखना है। अगली जब क्लास होगी तो हम लोग एक और जो है वो ऑर्गेनेल के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।